हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज के इस वीडियो में हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपका ये डायरेक्ट ही आता है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी, या हो सकता है एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स हों और ये वन ऑफ द पार्ट हो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे ने बहुत सारे ऐसे संविधान, आर्टिकल्स और राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऐसे दिए हैं कि हमारी सोसाइटी में भेदभाव ना रहे, कि जेंडर के बेसिस पे, कि एक लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, उसके बेसिस पे भेदभाव ना हो। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ने बहुत सारे ऐसे हमें आर्टिकल्स, लॉज, राइट्स दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सबको देखेंगे। सारे कवर अप करना पॉसिबल नहीं है, जो मेन आर्टिकल्स हैं, राइट्स हैं, उनको हम देखेंगे। So the Constitution of India grants equality to both women and man। तो दोनों को, चाहे आदमी हो औरत हो, दोनों को ही इक्वालिटी, बराबरी का हक हमारा संविधान देता है। It provides its women's equality in society, education, politics and economically। देखिए, हमें पता है भारत में वुमेन्स का रोल थोड़ा हर चीज में कम रहता है, पर संविधान में बिल्कुल इक्वल हक प्रोवाइड किया गया है, मैन जितना ही, आदमी जितना ही एक औरत को। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ एंड गारंटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स। तो जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, चाहे वो कास्ट पे हो, रिलीजन पे हो, सेक्स पे हो, रेस पे हो, प्लेस ऑफ बर्थ, की कोई काला है, गोरा है, कहाँ पैदा हुआ है, क्या उसकी जाति है। तो इस सब बेसिस पे कोई भी इनइक्वालिटी, भेदभाव फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। सेम अपॉर्चुनिटीज हर एक नागरिक, चाहे वो आदमी है, औरत है, ट्रांसजेंडर है, सबको इक्वल हक मिलता है, बराबरी का हक हमारा फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब चलिए एक एक करके आर्टिकल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। कम से कम एग्जाम में आप 3-4 तो लिखें ही और उनकी डिस्क्रिप्शन लिखें। आर्टिकल जो भी आपका, जैसे 21 है, 41 है, तो इसको ब्लैक पेन से लिखें, हेडिंग डालें एंड देन उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जरूर लिखें एंड टू द पॉइंट डिस्क्रिप्शन लिखें। The state shall provide free and compulsory education to all citizens of the age of 6 to 14 years। ये है आर्टिकल 21A, जो कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर है। तो ये प्रोवाइड करता है कि हर एक बच्चे को, जो 6 से लेके 14 वर्ष की आयु के बीच है, उसको बिल्कुल निःशुल्क और जरूर ही एजुकेशन मिले, बिल्कुल फ्री मिलेगी। और कंपलसरी मतलब लेनी ही लेनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो 6 से 14 वर्ष के बीच है बच्चा, तो उसको कम से कम बेसिक एजुकेशन अपनी 6 से 14 वर्ष के बीच में लेनी ही है। और इसलिए ही बहुत सारे सरकारी स्कूल हर स्टेट में है, हर राज्य में है। आर्टिकल 41 ये है कि स्टेट शुड प्रोवाइड right to work, education and public assistance within the limits of its economic capacities in case of unemployment, old age, sickness and disablement। तो एक स्टेट, एक राज्य प्रोवाइड कराए उसके सिटीजन्स को राइट टू वर्क, कामकाज का, राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई का, एंड पब्लिक असिस्टेंस। जो कि डिपेंडेंट नागरिक हैं, जो किसी पे निर्भर हैं, जैसे कि बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, और जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनको एक राइट प्रोवाइड कराए। वो क्या है कि उनके पास कामकाज हो, एजुकेशन हो, और अपने दायरे में रह के कराए, अपनी कैपेसिटीज में, कि जितनी उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है एक राज्य की, उसके दायरे में अपने राज्य के लोगों को ये सुविधाएं प्राप्त कराए। अब इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं? जिनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, कामकाज नहीं है, उनको कामकाज दिलाना,
बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन होना, और 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो कंपलसरी एजुकेशन होना, और उसके बाद भी इवन बच्चा पढ़ता रहे। जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हों, उनको भी कुछ ना कुछ काम मिल पाए, या काम नहीं कर पा रहे हैं तो भूखे ना मरे, कुछ ना कुछ उनके पास हो। एंड डिसेबलमेंट जो फिजिकली जो प्रॉब्लम है कुछ उनमें, सपोज कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उसको कोई ना कोई काम प्रोवाइड कराना उसके दायरे में रहकर। तो ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आर्टिकल 41 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसके बाद है आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो जो वीकर सेक्शंस है बेसिकली, या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं जो लोग, ईडब्ल्यूसीएस के अंदर जो आते हैं, उन सब को उनकी एजुकेशन को प्रमोट करना और उनका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, कि भाई वो गरीब के गरीब ही ना रह जाएं, आगे जाके वो लोग भी अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करें, अच्छे से रह पाएं, एक अच्छा मतलब इकोनॉमिकली अच्छी वैल्यू हो उनकी, अच्छा उनके पास भी ठीक ठाक पैसा हो, उस जो चीज़ उनके आज गरीब हैं तो कल को ठीक बने। ऐसा नहीं है कि एक बंदा गरीब है तो वो जीवन भर गरीब ही रह जाए, उसको अच्छी एजुकेशन उसके बच्चों को प्रोवाइड करा जाए, उसके लिए अच्छी जॉब्स वगैरह, अच्छा काम राज्य सरकार दे उसको। तो ये आ जाता है आर्टिकल 46 के अंदर। देखिए ये बहुत सोच समझ के बनाया जाता है कि SC ST और जो वीकर सेक्शंस हैं जो हमारी सोसाइटी के बेसिस पे जो ये ऐसे लोग हैं, उनको हमने तो बिल्कुल अलग कर दिया है, पुराने टाइम से देखते जा रहे हैं, और लोग उनके साथ भेदभाव बिल्कुल करते हैं। तो वो भेदभाव की वजह से वो नीचे ही ना रह जाए, पिछड़े हुए लोगों में ही ना रह जाएं। तो राज्य सरकार क्या करती है, उनके लिए अलग से एक परसेंटेज रखती है, चाहे वो एजुकेशन में हो, वो काम में हो, किसी जॉब में हो। एंड ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग उभर कर भी आ रहे हैं। तो आर्टिकल 46 बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। अगला है आर्टिकल 39, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। अब देखिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने हैं एक राज्य को। क्या क्या बातें हैं देख लेते हैं। That the citizen men and women equality have the right to an adequate means of livelihood। तो इसके अंदर ये है कि जितने भी नागरिक हैं एक राज्य के, अब उसमें आ गए मैन वुमेन दोनों, उनके लिए इक्वालिटी हो और उनके पास राइट हो, हर एक नागरिक के पास ये राइट हो कि वो अपना आजीविका का पर्याप्त अधिकार हो, उसके पास पर्याप्त आजीविका के लिए पर्याप्त साधन हो उसके पास, मतलब वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए खाना हो, एक अच्छी जगह पे वो काम कर पाए, रोजी रोटी इतनी हो कि हाँ भूखे पेट ना सोए इंसान। तो ये एक राज्य की ड्यूटी बनती है, हर एक स्टेट की ड्यूटी बनती है कि हर एक नागरिक को उसकी लाइवलीहुड जो कि आजीविका है वो पर्याप्त करवाना, पर्याप्त साधनों को उसको प्रोवाइड कराना, और उस पे कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। आदमी को भी बिल्कुल उतना ही अधिकार है और औरत को भी उतना ही अधिकार है आजीविका के पर्याप्त साधनों को प्राप्त करने का। देन आता है that the health and strength of workers, men and women and the tender of children are not abused। अब देखिए कोई काम कर रहा है किसी जगह पे तो उसका शोषण ना हो किसी भी प्रकार से, कि कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका कोई शोषण ना कर पाए, बच्चों का शोषण ना हो कि भाई बहुत ही कम उम्र में उनको काम पे लगा दिया जाए। And that citizens are not forced by economical necessity to work irrespective of their age or strength। अब देखिए जितनी जिसमें क्षमता है उसी हिसाब से उसको काम मिले और एज के हिसाब से काम मिले। ये नहीं है एक बूढ़े को बिल्कुल 60 से ऊपर की आयु का है वो उसको बिल्कुल लगा दिया है बोरियां ढोने में, तो ऐसा ना हो, एज के अकॉर्डिंग काम मिले और जितनी आप में क्षमता है उसके अकॉर्डिंग काम मिले। ये राज्य की एक ड्यूटी बनती है ऐसा अपनी स्टेट में लोगों को प्रोवाइड कराना।
that citizens are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. तो इसमें आता है कि देखिए, जो भी आपका यूथ है, एक राज्य के बच्चे हैं, वो बिगड़े ना, उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो कि वो गलत आदतों में पड़ रहे हैं या कोई उनके साथ उनको गलत आदतों में डाल रहा है या उनको एक्सप्लॉयट कर रहा है या उनका फ़ायदा उठा रहा है, गलत चीज़ों में उनको डाल रहा है। जैसे छोटे बच्चे, उनको पहले ही कुछ गंदी आदतें लगा दी जाएं या उनको इसमें गलत तरह से काम में डाल दिया जाए, ज़बरदस्ती काम कराया जाए, ये सब ना हो और एक बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट मिले उसकी परवरिश के लिए, कि एक अच्छी जगह पे वो ग्रो कर पाए। अब ये ना हो कि कोई कूड़े कचरे में पड़ा हुआ है या गलत जगह पे उसकी परवरिश हो रही है। अगर अनाथ आश्रम में भी कोई बच्चा रह रहा है तो ये नहीं है कि वहाँ पे उसका कोई ध्यान ना रखता हो, जो वर्कर्स हों वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हों, ऐसा कुछ ना हो। यही इसलिए ये आर्टिकल्स बने हैं। देखिए, कभी के टाइम में ऐसा कुछ देखा गया होगा, कुछ केसेस, तभी ये रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल आए हैं। तो ये बिल्कुल सही है और बहुत वैल्यू रखते हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए। तो यही थे सारे आर्टिकल्स जो आपके जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड हैं। ये कम से कम 2-3 तो आप ज़रूर एग्ज़ाम में लिखें अगर आपको सारे लर्न नहीं हो रहे हैं। अपने समझ के अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं आपको इसी से रट्टा लगाना है। मैं अपनी हर वीडियो में एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि आप हेडिंग्स पे बिल्कुल ध्यान दें। देखिए, हर टीचर जो चेक करता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक बच्चे की कॉपी का पूरा पूरा पेज पढ़े। 40 पेज तक की कॉपी होती है, उसमें से हर बच्चा मिनिमम 20-25 पेजेस भर देता है, तो इतना टाइम नहीं होता है टीचर के पास। तो आपको क्या करना है, अच्छे से हेडिंग डालनी है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखनी है एंड लास्ट में अगर हो सके तो थोड़ा सा आप कंक्लूजन भी डाल दें। जनरली उसके लिए टाइम नहीं बचता है, बट इंट्रोडक्शन एंड हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शन आपका हो, ये आपको बिल्कुल बेनिफिट देगा अच्छे मार्क्स गेन करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने को मिल सकें। थैंक यू।